जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर आपके समक्ष एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि हमारे सेट से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा। तो इसलिए चलिए आज फिर हम लोग मैथमेटिक्स का एक सेट लगाते हैं और हमारे साथ आप भी सेट लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सेट की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या होगी? तो यहाँ ये ए से संबंधित क्वेश्चन है और है क्या, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात भी दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है 3 वर्ष बाद सुधा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे क्वेश्चन को। तो हम लोग सबसे पहले वर्तमान देखते हैं। तो वर्तमान में क्या है, आयु का अनुपात 7:9 है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या है, आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए क्या है, वर्त, वर्तमान में आपका 7:9 है और यहाँ जो है 3:4 है। तो ए से संबंधित जब भी प्रश्न आप बनाइए तो एक मुख्य कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आप भी जानते होंगे कि जो कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति में जब भी तुलना किया जाता है उसके एज में, तो छोटा बड़ा की जब तुलना किया जाए तो हमेशा वो हर समय बराबर ही होता है। जैसे वर्तमान में कोई 5 वर्ष का बड़ा छोटा है तो बाद में भी वो 5 वर्ष का ही छोटा बड़ा होगा और पहले भी जाएंगे उसके उम्र में तो वो 5 वर्ष का ही छोटा बड़ा होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एज से संबंधित सभी क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग हमेशा हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान का रेशियो 7:9 है और पूर्व का रेशियो का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे रेशियो का जरा डिफरेंट देखिए, तो क्या है, 9:7, यानी कि 9 में से 7 जाएगा तो हमारे पास डिफरेंट क्या निकलेगा, डिफरेंट जो हमारा निकलेगा 2 निकलेगा और 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो हमारा डिफरेंट 1 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के उम्र में अनुपात का जो है 9 और 7 है, इसका डिफरेंट अगर लेते हैं तो 2 आता है और 4:3 है, यहाँ डिफरेंट लेते हैं तो 1 आता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर वर्तमान में वो दोनों में उम्र का अंतर अगर 2 वर्ष का है तो जो है पूर्व में भी वो 2 वर्ष का ही छोटा बड़ा रहा होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको दो, इसको ये 2 है तो इसको 2 बना सकते हैं या इसको 1 बना सकते हैं। तो आसान यही रहेगा कि इसको हम लोग 2 कर देते हैं तो ये 2 से गुना कर देंगे और इसमें क्या है 1 से गुना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब जो है हमारा रेशियो निकल के क्या आएगा, ये 2 इसमें भी जो है गुना होगा और ये 2 से इसमें भी गुना होगा, है ना। और 1 से इसमें भी गुना होगा और 1 से इसमें भी गुना होगा। तो इस तरह से हमारा रेशियो जो निकल के आएगा क्या आएगा, 6:8 और इसका जो आएगा 7:9। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, यानी दोनों का डिफरेंट जो है अब बराबर आ गया। ठीक है। अब आइए, पूर्व से अगर वर्तमान में आ रहे हैं तो आयु क्या होता है, हमारा बढ़ता है। तो रेशियो भी देखिए बढ़ रहा है, 6 से 7 हो रहा है और 8 से 9 हो रहा है, यानी कितने का डिफरेंट आ रहा है, तो 1 प्लस हो रहा है ना। और यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। ठीक है। रेशियो में 1 की वृद्धि होगा, लेकिन हमारा जो है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में जब आएंगे पहले से तो हम 5 वर्ष और आएंगे नीचे, यानी कि वर्तमान में आएंगे तो यानी कि रेशियो में 1 लेकिन वास्तव में हमारा क्या है 5 है ना। तो इस तरह से अब जो है 1 का मान 5 आ गया तो 7 का मान निकाल सकते हैं, 9 का मान निकाल सकते हैं। अब पूछा किसका जा रहा है, तो यहाँ पे सुधा के बारे में पूछा जा रहा है। तो सुधा, ये जो है राधा है और ये हमारा सुधा है। तो यहाँ 9 किसका मान है, सुधा का मान, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो सुधा की जो वर्तमान आयु हमारा निकल के आएगा 45 आएगा, है ना। और पूछा क्या जा रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी आफ्टर 3 ईयर, तो इसका मतलब है कि 3 साल और इसमें जुट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आएगा 48 वर्ष, यानी कि सुधा की आयु 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। उसी तरह से आप राधा की आयु को भी निकाल सकते हैं। तो राधा क्या हो जाएगा, 7 वर्ष है तो 7 पचे 35 और 3 वर्ष और जुट जाएगा तो वो जो है
3 वर्ष के बाद 38 वर्ष के हो जाएगी, यानी कि दोनों के आयु में 10 वर्ष का डिफरेंट है ना। तो इस तरह से हम चीजें सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए क्या है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो टंकी को एक साथ खोलने पर कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ध्यान दीजिए ये पाइप एंड सिस्टर्न का हिसाब है ना, नल एवं हौज या नल एवं टंकी से संबंधित हिसाब है। तो है क्या, दो पाइप है हमारे पास, एक 5 घंटे में भरने का काम कर रहा है और दूसरा क्या है 4 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका क्षमता हम लोग देख लेते हैं। दो पाइप है यानी मान लिए ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो एक 5 घंटे में भर रहा है यानी कि ये इनलेट है और दूसरा क्या है आउटलेट है। अब दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं कि काम हमको क्या करवाना है। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षमता देखेंगे तो 5 के 20 4 आएगा और 4 पचे 20 ये 5 आएगा। है क्या, ये भरने वाला है तो प्लस क्षमता में आएगा और ये खाली करने वाला है तो इसका माइनस में आएगा। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि इकाई घंटा में ये 4 भाग भरेगा और इकाई घंटा में ये क्या है 5 भाग खाली करेगा। अर्थात आउटलेट पाइप जो है वो अधिक क्षमतावान है, यानी कि वो टंकी को जो अगर दोनों खोल दिया जाएगा तो टंकी को वो कभी भरने नहीं दिएगा, है ना। तो चलिए अब आप क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक टंकी पूरी तरह से भरी हुई है, अब यहाँ पे सवाल ये दे रहा है कि टंकी अगर हमारा पूरा भरा हुआ है ना, भरा हुआ है तो वो दोनों अगर खोल दें तो कितने घंटे में खाली कर देगा, यही पूछा जा रहा है। तो दोनों की क्षमता हम लोग देख लेते हैं। ए प्लस बी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो ये 4 भाग भरेगा लेकिन ये 5 भाग खाली करेगा। अर्थात हमारा -1 आएगा, यानी कि माइनस आने का मतलब एक भाग खाली होगा, ठीक है। दोनों अगर खोल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक भाग हमारा हमेशा खाली होगा। तो पूरा जब टंकी है, पूरा टंकी यानी कि मान लिए उसमें 20 लीटर पानी है तो 20 भाग हमको खाली करने में क्या लगेगा 20/1, यानी कि टोटल वर्क बटे क्षमता, अर्थात 20 घंटा में वो टंकी को खाली कर देगा। भरी टंकी अगर रहेगा और दोनों अगर खोल दिया जाए तो जो है 20 घंटे में वो टंकी हमारा खाली हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा आपके पास सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 5,200 है जबकि महिला कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 4,200 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन रुपये 5,000 हो तो फर्म में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी के लोग हैं, है ना। एक कर्मचारी है महिला और एक कर्मचारी है पुरुष, ठीक है। दोनों का अलग अलग डाटा दिया हुआ है और उसके बाद कंबाइंड डाटा भी आपके पास दिया हुआ है, दोनों का पुरुष महिला का दोनों कर्मचारी का भी डाटा दिया हुआ है। जब ऐसा डाटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देते हैं, है ना। तो रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ आसानी से लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पुरुष और महिला कर्मचारी, है ना, पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी। तो पुरुष कर्मचारी का वेतन क्या है 5,200 है और महिला कर्मचारी का वेतन क्या है 4,200 है। और लेकिन लेकिन दोनों का क्या है हमारा 5,000 है, तो दोनों का हमारा 5,000 है ना। अब जो है रूल ऑफ एलिगेशन में आप लोग जानते होंगे, यहां से यहां एक लाइन खींचते हैं और बीच वाले से एक बार किसी में घटाना है और ये किसी में एक बार घटेगा, है ना। तो 5200 में से 5,000 घट जाएगा, यानी 5,002 में से 200 में से 5,000 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा 200 आएगा। और 5,000 में 4200 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। और ये जो हमारा निकलता है ये क्या निकलता है, ऊपर के दिए हुए जो भी डाटा रहता है उसका हम लोग यहाँ पे मात्रा यानी संख्यात्मक मान या केजी जो भी रहता है वो मान हमारा निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष कर्मचारी 800 तो महिला कर्मचारी 200, है ना। पुरुष कर्मचारी हमारे पास अगर 800 है तो महिला कर्मचारी हमारा 200 है और ये रेशियो में भी निकलता है ना। तो 800 और 200 का
रेशियो निकल गया, यानी पुरुष कर्मचारी 800 है तो महिला कर्मचारी 200 है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत, तो महिला कर्मचारी कितना है हमारे पास 200 और पुरुष कर्मचारी कितना है 800। तो 200 कर्मचारी महिला है कितने में हमारे पास 8 दू 10 यानी 1000 में। तो हमको चाहिए क्या प्रतिशत मान, तो गुने 100, अर्थात 2 जीरो से 2 जीरो यहां खत्म, 1 जीरो से यहां खत्म, अर्थात महिला कर्मचारी जो हमारे पास है 20% है। ऑप्शन आपका बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह से चीजें आप आसानी से अगर क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे और बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए यहां पे क्या है, दो संख्याओं का लॉग 100 तथा मौ 100 का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे संख्याएं क्या है। आप लोग जानते होंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, अगर दो संख्या हो तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग 100 गुने मौ 100 है ना। तो लॉग 100 गुने मौ 100 का गुणनफल आपका दिया हुआ है 24। दो संख्याओं का गुणनफल एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या में पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 हो गया, यानी कि लॉग 100 गुने मौ 100 है ना। अब दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस y जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अब पूछा जा रहा है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको आप जो है x माइनस वाई का मान दिया हुआ तो x प्लस वाई का मान भी निकाल करके आप जो है बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज हम करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा आप जो है ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन हमारा होगा नहीं, चूंकि x के जगह पे 8 रखेंगे और y के जगह पर 10 रखेंगे तो माइनस में हमारा रिजल्ट आ जाएगा -2, जो कि इसके बराबर होगा नहीं। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। x के जगह पे अगर 6 रखेंगे और y के जगह पे 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 माइनस 2 सॉरी 6 माइनस 4 बराबर 2। तो ये 6 माइनस 4 बराबर 2 तो हो गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया है ना। लेकिन अब दूसरा चीज को भी देखना है, तो ये x गुने वाई यानी 6 गुने 4 बराबर 24 होना चाहिए, तो ये हमारा 24 भी यहां से हो रहा है। इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। वो संख्या क्या होगा 6 और 4, तो 6 और 4 का अंतर 2 होगा और दोनों का गुणनफल 6 चौक 24 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ये नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए पढ़ के एक बार और बनाने का कोशिश कीजिए। है क्या, एक तैराक झील में 2 किलोमीटर 15 मिनट में तैर सकता है और एक नदी में वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर सकता है। यदि कागज की नाव नदी में डाल दी जाए तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं, तैराक झील में 2 किलोमीटर 15 मिनट में तैर सकता है, तो तैराक की हम लोग चाल निकाल सकते हैं यहां से। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 2 किलोमीटर 15 मिनट में, यानी 2 किलोमीटर, ये क्या है मिनट है 15 मिनट, तो इसको घंटा बनाएंगे तो 15 बटे 60 हो जाएगा। 60 हमारा क्या है नीचे चला आएगा, तो ये 60 को हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, तो हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 15 चौके 60, अर्थात जो है हमारा तैराक की चाल क्या निकला 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब चलिए आगे चलते हैं, और एक नदी में वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर सकता है। तैराक जो है झील में जो है चल रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अपना चाल है, लेकिन अगर वही नदी में वह जो धारा के साथ चल रहा है तो क्या है 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में जा रहा है, यानी कि धारा के साथ, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, धारा के साथ तैराक की चाल अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो 4 किलोमीटर कितने में जा रहा है 20 मिनट में, फिर वही चीज
4 किलोमीटर 20 मिनट में, इसको घंटा बनाएंगे तो नीचे 60 आएगा हमारे पास, तो ये 60 को फिर गुना कर देंगे ऊपर में, है ना, ये ऊपर भेज देंगे, तो 20 तिया 60, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के साथ तैराक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और तैराक की अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या यहाँ धारा की चाल हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो धारा की चाल हम लोग जो है निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 किलोमीटर माइनस तैराक की चाल कर देंगे 8 किलोमीटर, तो हमारे पास धारा की चाल जो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है, यदि कागज की नाव नदी में डाल दी जाए तो 2.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान दीजिएगा, कागज की नाव, तो कागज की नाव को का जो है अपना कोई चाल नहीं होगा, उस पर कोई खेवने वाला केवट या खेवैया नहीं होगा, जिसके कारण वो जो क्या है, धारा का जो चाल होगा उसी चाल से वो नाव आगे बढ़ेगा। मतलब नाव की यहाँ अपनी कोई चाल नहीं होगी, कागज के नाव का अपना कोई चाल नहीं होगा, तो इसलिए वो धारा की चाल से, जितना धारा चल रहा है उसी के चाल से वो दूरी तय करेगा, है ना। तो 2.5 घंटे में तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल क्या हो गया, 4 किलोमीटर धारा की चाल, अगुने उसका समय कितना है 2.5 घंटे, तो 2.1/2 अर्थात 2.1/2 कहें तो 5/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 5/2 से यहाँ गुना कर दीजिए, 2×2=4, अर्थात 2×5=10 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में जो है हमारा कागज का नाव 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी होगा, डी फॉर डाउट क्लियर। तो चीजें आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, कोई जो है ये ग्रुप डी और ये सब का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, अरुण ने जैन से कुछ पैसे उधार लिए, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर, उसके बाद के समय के लिए 12 प्रति वर्ष पर लिए गए। यदि जयंत ने 15 वर्षों बाद रुपये 12,160 साधारण ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई राशि क्या थी? तो ये आसान चीज है, उधार ली गई राशि, है ना। अब यहाँ पे देखना क्या है, टोटल जो है क्या ले रहा है, वो 15 वर्षों के लिए ले रहा है ना। 15 वर्ष के बाद वो राशि दे रहा है कोई भी ब्याज, तो वो 15 वर्षों के लिए ले रहा है राशि। तो देखिए, सबसे पहले 4 वर्ष के लिए वो कितना लेगा, 8% पे, तो 4×8, यानी 4 वर्ष में वो 8% की दर से देगा, तो 8×32% वो टोटल ब्याज देगा, है ना। ये चूंकि साधारण ब्याज है तो हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ दर को गुना कर देते हैं, तो 4×8=32% ये देगा 4 वर्षों के लिए। प्लस फिर जो है अगले 6 वर्षों के लिए रेट उसका अलग है, यानी 6 वर्ष तक वो क्या देगा 10%, तो प्लस 6×10%, है ना। अब 6×10 यानी 60% यहां देगा। अब क्या कहता है, प्रतिवर्ष की दर उसके बाद के समय के लिए 12%। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग जो है सीधे 15 वर्ष कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे 4 वर्ष और 6 वर्ष 10 वर्ष तक का जो ब्याज हम इस तरह से उसको दे दिए। तो अब हमारे पास रेस्ट में जो बच गया 5 वर्ष ही बचा, क्योंकि 15 वर्षों के बाद हम लोग दिए, तो 10 वर्ष तक तो हम लोग ब्याज यहाँ 4 वर्ष और 6 वर्ष 10 वर्ष तक तो ब्याज दे दिए। अब अगले जो रेस्ट हमारा 5 वर्ष बच जाएगा, यानी 15 में से 10 चला जाएगा तो 5 वर्ष ही बचेगा, तो 5 वर्ष के लिए हम लोग जो है देंगे रेट, क्या देंगे, 12% के रेट से हम लोग देंगे, है ना। 12%, यानी उसके बाद के समय के लिए 12%, तो हम लोग अगले 5 वर्ष के लिए उसको रेट क्या देंगे, तो 12% के रेट से, यानी प्लस 5 वर्ष अगुने 12%। और इस तरह से हमारा जो है टोटल धन क्या हो गया, यानी टोटल नहीं, ब्याज हम लोग क्या दिए, 12,160 रुपये हम लोग दिए। ठीक है, अब आइए, 8×4=32, 6×10=60, 12×5=60, है ना। एक बार लिख देते हैं हम लोग, 32% और 60%, और ये हमारा प्लस फिर 60%, इतना के बराबर 12,160 हो गया, है ना। अब जो है यहाँ पे देखिए, 60×120 और 32 कितना हो गया, 152,
यानी 152% के बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 12,160 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है, उधार ली गई राशि, यानी उधार ली गई राशि का मतलब मूलधन आपको पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे 100% का मान हम लोग निकाल देंगे, है ना। तो 152% बराबर 12,160। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए 100% बराबर, तो 12,160 गुने 100 बटे 152। ठीक है। अब जो है यहाँ पे काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 15 × 20 = 21, यानी कि ये 8 मरते हमारा कट जाएगा और एक जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, है ना। तो 8 पर 3 जीरो, अर्थात 8,000 रुपये वो जो है उधार लिया था। 8,000 कहें तो ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ के अगर बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, दो स्थानों से दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है और मध्य बिंदु से 3.1/3 घंटे में और 4.5 घंटे के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। यदि पहली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। इसके लिए एक आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। ठीक है, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बराबर होता है टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए का रूट अंडर। यही एक फॉर्मूला है। ऐसा जब भी रहे कि कोई जा रहा है और उधर से कोई आ रहा है और बीच में कहीं मिलता है और मिलने के बाद फिर वो चलता ही रहता है, यानी गंतव्य तक पहुंचता है दोनों इतने इतने समय में। अगर एक ट्रेन का चाल दिया हो रहा है या एक व्यक्ति का चाल दिया हो रहा है तो दूसरा का चाल यहाँ पे पूछा जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला का उपयोग हमेशा कीजिए। ग्राफ में क्या होगा, कहने का मतलब है एक ट्रेन इधर से चल रही है ना, और एक ट्रेन इधर से चल रही है और दोनों चलने के बाद बीच में कहीं पे मिलता है, मिलेगा ही श्योर है। और मिलने के बाद भी ये इधर चलता ही रह गया, है ना, मिलने के बाद, और ये इधर से जा रहा है तो ये इधर मिला और ये भी चलता ही रह गया। ऐसे कंडीशन में अगर चलता ही रह जाए, मतलब मिलने के बाद भी आगे बढ़ जाए, कुछ समय के बाद वो यहाँ पहुंचता है, कुछ समय के बाद ये यहाँ पहुंचे, तो उसके लिए स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बराबर टाइम ऑफ बी बटे टाइम ऑफ ए का रूट अंडर कर दीजिए और इसी पे डाटा बैठा दीजिए। ये आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या है, डाटा यहाँ पे बैठा दीजिए। तो स्पीड ऑफ ए आपका 80 किलोमीटर दिया हुआ है तो 80 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड आपका खोजा जा रहा है, बराबर टाइम ऑफ बी, तो बी का टाइम 4×5 = 20, 4 24/5। ठीक है, अब बटे ए का टाइम 3×1 = 3, सॉरी 3×3 = 9, 1 10/3 का रूट अंडर कर दीजिए बराबर 24/5 गुने क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 3/10 का रूट अंडर। ठीक है, अब इसका जो है आप गुणनखंड कर दीजिए तो आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 9 8 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना ये 3 रह गया। ठीक है, अब बटे क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और 10 को लिख देंगे 2×5। ठीक है, अब जो है रूट अंडर कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, 1 2 और 1 2 खत्म हो गया, है ना। अब जो बच गया क्या, 2 ठो 3 और 2 ठो 2, तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बदले हम लोग 1 ठो लिखेंगे 2 और 1 ठो लिखेंगे 3, और बटे क्या हो जाएगा, 2 ठो 5 है इसके बदले 1 लिख देंगे, है ना। और इधर 80 बटे जो है आपका एस बी है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, एस बी का मान निकालने चाहेंगे तो क्या, स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी का मान अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, 5×80/6, है ना, बराबर 5×80/6। अगर इसको काटना चाहें तो 2×3 = 6, 2 40 80, यानी 40×5 = 200/3, अर्थात 66 पूर्णांक
क्या हो, 6×18 = 20 यानी 2/3, यानी 200/3 बराबर कहे तो 66.2/3, अर्थात ऑप्शन बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना होता है इसमें, और कुछ बातें होती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे है, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाए, तो उसको उसके क्षेत्रफल में अनुपात में कम होगा, यानी क्षेत्रफल में क्या अनुपातिक कम या अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या है, लंबाई, लंबाई में क्या कर रहा है, 4:5 है ना, और फिर चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई जो कर रहा है, क्या कर रहा है, 3:2। अर्थात इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, 4x से लंबाई 5x कर दिया जा रहा है ना, और फिर क्या है, चौड़ाई 3y से 2y कर दिया जा रहा है ना। पहले 4x लंबाई था और बाद में क्या 5x कर दिया गया, और पहले चौड़ाई क्या था, 3y था, तो 2y कर दिया गया। अब जो जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये लंबाई यहाँ पे है और चौड़ाई ये है, तो ये गुना हो जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 12xy, और ये क्या हो जाएगा, 10xy। तो यानी कहने का मतलब है, पहले का क्षेत्रफल 12xy था और बाद का क्षेत्रफल 10xy था। इसका मतलब हो गया क्या, अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में 12xy अनुपात 10xy, और इस तरह से आप रेशियो को मिनिमाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, xy से xy हमारा खत्म हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 2 से काट देते हैं, 2×6 = 12 और 2×5 = 10, अर्थात 6:5 जो है हमारा, उसके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, कम या अधिक 6:5 का होगा, यानी कमी हो जाएगा, पहले 6 था और अब 5 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी जाएगा, डी फॉर डाउट क्लियर। ये ऑप्शन सी ही है, यहाँ पे डी लिखाया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी 6:5 है उसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। चलिए, तो इस तरह से चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ए ए एक गोले की त्रिज्या के समान है ना। शंकु का जो त्रिज्या है वो क्या कर रहा है, गोले की त्रिज्या के बराबर है, और वो क्या है, ए है। गोले और शंकु दोनों का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई है। देखिए, ये 2 डायमेंशन जो है मेंसुरेशन का जो है क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जितना भी मेंसुरेशन का है, सभी क्षेत्रफल को आपको ध्यान में रखना होगा, सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। यहाँ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे आयतन पूछा जा रहा है ना, आयतन के बराबर किया जा रहा है और शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो आपको सभी जितने भी क्षेत्रफल मेंसुरेशन के जो है आपका कहें फॉर्मूला है, वो सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या कर रहा है, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या, और बराबर क्या है, ए इसको बोलते हैं, है ना। शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर ए। अब क्या कह रहा है कि गोले का और शंकु दोनों का आयतन समान है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन अगर देखेंगे, है ना, तो शंकु का आयतन क्या है, यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर क्या है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। इसको R1 कर देते हैं गोला का, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर के। 1/3 पाई आर का मान जो है क्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, ए। तो ये आर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए का स्क्वायर अब बटे गुना एच बराबर 4/3 पाई, और R1 के जगह पे भी ए का ही मान होगा, गोले का त्रिज्या,
और शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है, जिसको हम लोग ए कहते हैं। तो R1 के जगह पे भी हम लोग ए का उपयोग करेंगे, ए क्यू। अब जो है देखिए यहां से, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, अब जो है काट कूट कर दीजिए। तो बराबर में क्या है, नीचे की संख्या नीचे से कटेगा, तो 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, और ए स्क्वायर है और यहाँ पे पावर ए 3 है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से इसका 3 पावर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो आ जाएगा हमारे पास h बराबर 4a, और h मीन्स होता है शंकु का ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब 4a है ना, ऊंचाई का मान जो निकल गया 4a, यही आपका मान पूछा जा रहा है 4a। तो ये ऊंचाई 4a हो गया, तो इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई बराबर 4a। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, तीन भाइयों ने आपस में रुपये 1620 की यानी 1620 की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला, दूसरे भाई का हिस्सा कितना है। देखिए ये क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको पकड़ना बहुत जरूरी होता है, धीरे धीरे आप इसको अभ्यास कीजिएगा तब समझ में बातें आएगी। और लैंग्वेज जब पकड़ लीजिएगा तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स आसानी से आपको बन जाएगा। तो क्या है, तीन भाइयों ने आपस में रुपये 1620 की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला, है ना। दूसरे भाई को क्या मिला, दो भाइयों का 5/13 यही मिल रहा है ना। दो भाइयों का 5/13 मिला दूसरे भाई को, ये 5/13। आइए दो भाइयों को, तो मान लिए पहला भाई फर्स्ट है, दो भाई क्या दूसरे भाई, तो दूसरा भाई दो हो गया, अब पहला दो भाई और ये प्लस तीसरा भाई, ये दोनों है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड बटे अगर लाएंगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड, क्या हो जाएगा 5/13, ठीक है। और इस तरह से अगर आगे आप रेशियो में बनाएंगे तो सेकेंड रेशियो फर्स्ट जोड़ थर्ड बराबर क्या होगा 5/13 होगा। ये तीनों का बंटवारा इस तरह से दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है क्या दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा। तो टोटल रेशियो में हमारा मान कितना है 18, लेकिन वास्तव में हमारा कितना है 1620, 1620। तो एक का मान कितना हो जाएगा 18 नमा 62 से यानी कि 90, यानी एक का मान हमारे पास 90 निकल गया। पूछा क्या जा रहा है दूसरे भाई का, तो यानी 5 का मान, तो 5 का मान 9 पचे 45, 90 गुना 5 अर्थात 450, यानी कि दूसरे भाई को जो मिला 450 रुपये मिला था। इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा बी नंबर, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए यहां पे है बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है और सी की ए से 25% अधिक है। बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2 है, 7:3 है और 11:4 में है। यदि तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण होगा। चलिए ये देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन भी है, और ये हम जैसे मिक्सर में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है क्या, हमारे पास तीन बर्तन दिया हुआ है ए बी और सी, और तीनों का वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है, यानी क्षमता आयतन उसका दिया हुआ है क्या, ए की क्षमता बी से 20% अधिक है और सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। तो ए की क्षमता क्या है बी से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 हो तो ए क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है सी की
ए से 25% अधिक है, सी की क्षमता क्या है, ए से 25% अधिक है। तो अगर यहाँ पे निकालना चाहे ए की क्षमता 120 और सी की क्षमता क्या होगा, ए से 25% अधिक यानी 125/100। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 25 बचे, 25 से 25 चौके 100, चार तिया 12, यानी 30 हो गया, 30 बचे 150। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी हमारा क्या है, 150 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए 120 है, बी 100 है, तो सी 150 है। ये हमारा उसका क्षमता निकल गया, यानी वॉल्यूम निकल गया। अब आइए दूसरे टर्म पे चलते हैं, हम लोग क्या कहता है, बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। ये मिक्सर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बर्तन ए में यानी कि रेशियो क्या दे रहा है हमारे पास, दूध और वाटर का, मिल्क रेशियो वाटर। तो यहां पे क्या है, 3:2 है, और यहां पे क्या है आपका 7:3 है। ठीक है, और सी में क्या है हमारे पास 11:4 है। अब कह रहा है कि तीनों बर्तन में ये रेशियो आपका दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, और कहता है कि तीनों बर्तन से इस तरह से जो है आपको मिला करके एक नया मिश्रण बनाना है, यानी तीसरा बर्तन छोड़ करके चौथे बर्तन में ये तीनों को मिला करके आपको डाल देना है। तो पूछा जा रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, और लेना किस तरह से, तो ए से आपको 120 लेना है, और बी से क्या लेना है 100। अगर लीटर मान लेते तो 100 लीटर यहां से निकालिएगा, और सी को अगर मान ले तो 150 लीटर यहां से निकालिएगा। इस तरह से वॉल्यूम आपको निकालना है, और उसका रेशियो आपका दिया हुआ है सभी में क्या है। तो एक मेथड है क्या, इस रेशियो को, योग को हम लोग बैलेंस कर दें, और बैलेंस करके जब निकालें तो आसानी से भी बन सकता है, और नहीं तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे संख्या सभी कटने वाला है, हमको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से अगर मिल्क देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 कितना, 3 भाग कितने में, 5 भाग में, 3 2 5 भाग में। और यहां से मिल्क हमको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 7 भाग कितने में, 10 भाग में। और यहां से हम लोग देखेंगे तो 11 भाग कितने में, 15 भाग में। अब जो है 3/5 भाग मिल्क यहाँ है, 7/10 भाग मिल्क यहाँ पे है, और 11/15 भाग मिल्क यहाँ पे है। तो इस तरह से अब 120 अगर इससे निकालेंगे तो ये हमारा मिल्क ये निकलेगा, और इससे 100 निकालेंगे तो ये हमारे पास ये निकलेगा, और 150 इससे लेंगे तो ये हमारे पास ये निकलेगा। सभी से हमारा मिल्क निकल गया, तो सभी का क्वांटिटी हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 24 बचे 20 से, और 10 दहें 100, और 15 दहें 150। इस तरह से हमारा 20 या 72 हो जाएगा, 10 सते 70 हो जाएगा, 11 दहें 110 हो जाएगा। तो मिल्क बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिल्क कितना निकल गया, 72 प्लस 70 प्लस 11 दहें 72 से 110। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास मिल्क क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 7 1 8, 7 7 14, 1 15 के 5, बाकी में 1 1 1 2, 252। अब चलिए अब आगे आते हैं। अब तो ये मिल्क हमारा निकल गया, वाटर भी उसी तरह से आप निकाल लीजिए। तो वाटर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 इससे, है ना, और ये क्या हो जाएगा 10 तिया 30, और ये हमारा हो जाएगा 10 चौक 40। तो इस तरह से वाटर जो निकलेगा 8 4 3 7 4 11, यानी कि 118। अब पूछा क्या जा रहा है, दूध और पानी का मिश्रण। तो मिल्क रेशियो वाटर आप कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिल्क जो हमारे पास निकल के आया 252, और वाटर जो निकल के आया 118। तो इस तरह से आप 2 से 1 देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 छक 12, आइए 2 पचे 10, 2 नमा 18, यानी 126 रेशियो 59, यानी 1:6 रेशियो 59। ऑप्शन जो जाएगा आपका बी नंबर, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक।
तो चलिए ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हम करके दिखाए। कैलकुलेशन आप जिस तरह से भाग सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। आइए मान लिया जाए वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 16% हानि पर जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 84/90 यानी 84/100, अर्थात हमारा जो है 84 रुपया क्या हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया है ना, 16% की हानि पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, उसको इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, मूल प्राइस यानी आरंभिक प्राइस या वास्तविक प्राइस, आरंभिक मूल्य का 4/5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो एसपी आपका दिया हुआ है 84 बराबर आरंभिक मूल्य का 4/5, 21 84, अर्थात आरंभिक मूल्य जो आपका होगा 21/5 से 105 रुपया, यानी कि वो जो है आरंभिक मूल्य, यानी पहले उसको बेचा जाना था क्या, 105 रुपये में बेचा जाना था, लेकिन उसको बेच दिया गया है 84 रुपये में। और इस तरह से अब जो है क्या प्रॉफिट, तो 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन बेचा किया गया था आरंभ में 105 रुपये में, तो यहाँ पे 5% का उसका लाभ हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर, यानी 100 रुपये की चीज को पहले 105 रुपये में बेचा गया था तो 5% का लाभ, लेकिन बाद में उसी को 84 रुपये में बेच दिया गया था, जिसके कारण 16% की हानि हो गई। ठीक है,